रग्बी फुटबॉल में मैंने पूछा था कितने खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है कि किस देश की राष्ट्रीय खेल है। ये स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय खेल है। फिर कह रहा हूँ मैं रग्बी फुटबॉल का दूसरा क्वेश्चन आया है वाटर पोलो। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। जो दूसरी गेम है जिनका बार बार आ रहा है खिलाड़ियों के बारे में वो इस प्रकार है। रग्बी फुटबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। नहीं, आई एम सॉरी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। वेरी सॉरी। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और ये अमेरिका की राष्ट्रीय खेल है। ये सवाल आ चुका है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और ये अमेरिका की राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कप्स एंड ट्रॉफी के बारे में। थॉमस कप। थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंध रखता है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंध रखता है। बाकी जो कप्स एंड ट्रॉफीज हैं जो बार बार आपको आ चुके हैं वो इस प्रकार हैं। उबेर कप बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन, उबेर कप बैडमिंटन, ड्यूरेंट कप फुटबॉल, ड्यूरेंट कप फुटबॉल। लेकिन डेविस कप लॉन टेनिस, इन दोनों में गड़बड़ करते हो। ड्यूरेंट कप फुटबॉल, डेविस कप लॉन टेनिस, ड्यूरेंट कप फुटबॉल, डेविस कप लॉन टेनिस। ट्रॉफी फुटबॉल से संबंध रखती है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंध रखती है। रंगास्वामी कप जो है, रंगास्वामी कप जो है वह हॉकी से संबंध रखता है। रंगास्वामी कप हॉकी। रोवर्स कप फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल। सुब्रतो मुखर्जी कप आ चुका है। सुब्रतो मुखर्जी कप जो है वह भी फुटबॉल से संबंध रखता है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंध रखती है। ये जितने मैंने बताए हैं ये बार बार आ रहे हैं। विंबलडन, विंबलडन लॉन टेनिस से संबंध रखती है और ये सवाल आ चुका है ये कहाँ खेली जाती है। ये इंग्लैंड में खेली जाती है। तो ये कप्स एंड ट्रॉफीज जितने मैंने बताए हैं वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में मैंने पूछे हैं टर्म्स। थ्रो इन बहुत बार आ चुका। थ्रो इन फुटबॉल से संबंध रखता है। थ्रो इन फुटबॉल से एक ही टर्म है जो फुटबॉल में आती है, थ्रो इन। थ्रो इन फुटबॉल से संबंध रखता है। चेकमेट शतरंज, चेकमेट शतरंज से संबंध रखता है। शतरंज में 2-3 टर्में और है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। चेकमेट शतरंज, गैमट शतरंज, गैमट शतरंज, बिशप शतरंज। चेकमेट शतरंज, गैमट शतरंज, बिशप शतरंज। और जो दूसरी खेलों में इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं वो इस प्रकार हैं। बुल्स आई निशानेबाजी, बटरफ्लाई स्विमिंग, बटरफ्लाई स्विमिंग, रिंग बॉक्सिंग, रिंग बॉक्सिंग, हिटिंग बिलो द बेल्ट बॉक्सिंग, हिटिंग बिलो द बेल्ट boxing, hitting below the belt, hitting below the belt boxing, knockout boxing, knockout boxing, knockdown boxing, knockdown boxing, dribbling basketball, dribbling basketball, dribbling basketball, spiker volleyball, spiker volleyball, स्पाइकर वॉलीबॉल, ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम ब्रिज पत्तों की खेल। और दूसरा ग्रैंड स्लैम जो है वो लॉन टेनिस से संबंध रखता है। पत्तों की खेल और लॉन टेनिस से संबंध रखता है। ड्यूस, ड्यूस वॉलीबॉल, ड्यूस वॉलीबॉल क्रिकेट आपको सबको मालूम है।
फॉलो ऑन जो है वो ज़्यादा बार आ चुका है, फॉलो ऑन ज़्यादा बार आ चुका है। तो ये जितने भी मैंने बताया आपको, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है, प्लीज़ नोट कर लो और रगड़ा लगाओ इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कोलंबस के बारे में। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की। ये दो तीन व्यक्ति इंपॉर्टेंट है भाई। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की। दूसरा, वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया। वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया। सबसे पहले कालीकट केरल में आया, 1498 में आया वास्को डी गामा। उसके बाद में है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में। नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला, जब उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पेरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पेरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पेरी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अमंडसेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अमंडसेन। उसी प्रकार भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन सिकंदर। और भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले पुर्तगाली आए। भारत में व्यापार के लिए स्पोर्ट्स दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके साथ में मैंने पूछा नर्सेस दिवस। नर्सेस दिवस जो है 12 मई को मनाया जाता है। नर्सेस दिवस 12 मई को मनाया जाता है। नर्सेस के ऊपर आजकल बीमारी चली हुई है। नर्सेस के ऊपर एक और सवाल मैंने पूछा हुआ है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, अगला क्वेश्चन पूछा होगा मैंने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, वो नर्स थी और उसने नर्सों की ट्रेनिंग दी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमियम युद्ध में भाग लिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमियम युद्ध के में भाग लिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लालटेन वाली महिला कहते हैं, जब लेडी विद द लैंप, जब मोमबत्ती वाली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल में लेडी विद द लैंप, जब मोमबत्ती वाली महिला, जब लालटेन वाली महिला। तो ये दो क्वेश्चन मैंने नर्सेस के बारे में आपसे पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना, अगर सवाल आए कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो आंसर है राष्ट्रपति। अगर सवाल आए कि तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर हैं, चीफ है, उनका सलाहकार कौन है, उनको सलाह भी देने वाला कौन है, जनरल बिपिन रावत है, वो आजकल सलाहकार है तीनों का। अगर एक और किस्म से सवाल आ सकता है कि प्रधानमंत्री का सुरक्षा सलाहकार कौन है। प्रधानमंत्री का सुरक्षा सलाहकार कौन है, वो है अजीत धोवल। अजीत धोवल। तो ये तीन क्वेश्चन जो हैं ये टेढ़े मेढ़े हैं, मैं फिर कह रहा हूँ। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। पहला वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तीनों सेना प्रमुख जो हैं, तीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इनका जो सलाहकार है, जो सलाह देने वाला, वो है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, जो हमारे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। सवाल आ सकता है। और तीसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है। प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है।
प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी एडवाइजर है वो है अजीत धोवल। आजकल सबसे पावरफुल आदमी है भारत में घूम रहा जो अजीत धोवल। तो ये तीनों क्वेश्चन प्लीज इनको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था पुडुचेरी की भाषा। पुडुचेरी जो है उसकी भाषा है फ्रांसीसी। ये ऐसे जैसे सवाल आ सकते हैं जैसे केरल की भाषा बहुत बार आ चुका है, केरल की भाषा है मलयालम। केरल की भाषा मलयालम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा है तेलुगु। नागालैंड की भाषा है इंग्लिश। नागालैंड की भाषा है इंग्लिश। मिजोरम की भाषा है इंग्लिश। मिजोरम की भाषा है इंग्लिश। बाकी काफ़ी प्रदेशों की भाषा जो है वो हिंदी है, ज़्यादा से ज़्यादा की हिंदी है। सिक्किम की भाषा, सिक्किम की जो है वो भाषा नेपाली है। मेन भाषा नेपाली है और दूसरी दो भाषा और है, भूटिया और लिप्चा। ट्राइब्स भी हैं लेकिन भाषा भी है। तो जो मुख्य भाषा जो उनकी है सिक्किम की है वो है नेपाली, और सेकंड लैंग्वेज है उनकी हिंदी, और उसके बाद में थर्ड और फोर्थ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने हेडक्वार्टर के बारे में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन का बहुत बार सवाल आ चुका है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर या तो WHO का हेडक्वार्टर या विश्व बैंक का हेडक्वार्टर बार बार आ रहा है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन। जो इम्पोर्टेंट 5-6 जो बार बार आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, प्लीज रट्टा लगाओ इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर UNO। ARC सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू। यूनिसेफ UNICEF यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सेंटर। यूनिसेफ जो जिसको बाल संकट कोष भी कहते हैं, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस। इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस। इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस नहीं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक मुश्किल हेडक्वार्टर है। एक मुश्किल हेडक्वार्टर है। एक मुश्किल हेडक्वार्टर है। कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। अच्छा, हेडक्वार्टर मैं बता रहा था IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हेडक्वार्टर वियना। हेडक्वार्टर वियना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये सवाल आते हैं। तो ये जो मैंने कहा ये इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है कर्क रेखा। मैंने आपको पहले भी कर्क रेखा के बारे में बताया कि कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। और आपको मैंने कहा था याद करने के लिए गमचा का जो यूज बताया था। लेकिन अगर दैनी तरफ से देखा जाए तो दैनी सबसे पहले गुजरात आ गया। गुजरात के नंबर 1 गुजरात, लिख लो गुजरात। उसके बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड। झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में फिर ये बांग्लादेश के अंदर चली जाती है और बाहर निकलकर ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। ये याद करना
जानना ज़रूरी है ये 8 कौन-कौन से प्रदेश हैं। ये मैंने सवाल पूछा था कि इनमें से कौन से प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती। बिहार एक ऐसा प्रदेश मैंने पूछा है जिसमें से वो कर्क रेखा होकर नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून। सबसे बड़ा दिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा 22 दिसंबर। 21 जून 22 दिसंबर, प्लीज़ याद रखो, बार बार सवाल आ रहा है। नेक्स्ट किताबों के बारे में पूछा, 2 किताबें पूछा मैं। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा पूछा ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। जो किताबें बार बार आ रही हैं 5-7 वो मैं बताऊंगा जो बार बार आ रही हैं। मेघदूत कालिदास, मेघदूत कालिदास, मेघदूत कालिदास। दी गाइड आर के नारायण, दी गाइड आर के नारायण, दी गाइड आर के नारायण। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी। लज्जा तस्लीमा नसरीन, लज्जा तस्लीमा नसरीन, लज्जा तस्लीमा नसरीन। स्टैनिक वर्सेस सलमान रिश्दी, स्टैनिक वर्सेस सलमान रिश्दी, स्टैनिक वर्सेस सलमान रिश्दी। रामायण वाल्मीकि, रामायण वाल्मीकि। महाभारत वेद व्यास, महाभारत वेद व्यास। भगवत गीता वेद व्यास। आधा अधूरे राकेश मोहन, आधा अधूरे राकेश मोहन। गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। ये किताबें जो हैं ये बार बार आ रही हैं, ये तो नहीं गलत होनी चाहिए। यहाँ थोड़ी सी कष्टी हुई होगी। एक तो मैंने पूछा है सवाल लिपुलेख पास। लिपुलेख पास जो है वो उत्तराखंड में है। इसको लिपुकल पास भी कहते हैं। लिपुलेख पास, लिपुलेख पास ये उत्तराखंड में है। हाल ही में नेपाल ने इसे अपने नक्शे में, अपने मैप में दिखा दिया है। तो नेपाल के साथ में झगड़ा है। ये 2 स्थान है, एक लिपुलेख पास और दूसरा है काला पानी। ये दोनों स्थान उत्तराखंड में है। भारत कह रहा है ये हमारे एरिया में है, लेकिन नेपाल ने अपना झगड़ा चला हुआ है। दूसरा लाओस एंजल, लाओस एंजल जो है वह यूएसए में। लाओस एंजल पहले भी 2-3 बार सवाल आ चुका है। लाओस एंजल यूएसए में है, एक बार सवाल आ चुका है। अमेरिका की जो फिल्म इंडस्ट्री है, अमेरिका की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका हेडक्वार्टर कहाँ, वो लाओस एंजल में है। जो हॉलीवुड जिसे कहते हैं, हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो है उसका हेडक्वार्टर लाओस एंजल में है। दूसरा मैंने परसों आपको पढ़ाया था, ओलंपिक खेल जो है 2028 के जो ओलंपिक खेल हैं वो लाओस एंजल में होंगे। तो लाओस एंजल जो है वो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आगे मैंने पूछा था डैम
बांध जो है सोन नदी के ऊपर है। वन सागर बांध सोन नदी के ऊपर है, ये मध्य प्रदेश में है। दूसरा पूछा मैंने टिहरी बांध, बहुत बार सवाल आ चुके हैं ये। दूसरा पूछा मैंने टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी के ऊपर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी के ऊपर है, ये उत्तराखंड में है। ये टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में। और जो बार बार बांध आ रहे हैं वो इस प्रकार है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात। थीन बांध या रणजीत सागर बांध, थीन बांध या रणजीत सागर बांध रावी नदी पंजाब, रावी नदी पंजाब। पोंग डैम ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश। फराखा बांध पश्चिम बंगाल गंगा नदी, फराखा बांध पश्चिम बंगाल गंगा नदी। टीस्टा नदी कर्नाटक, अनुमति बांध कृष्ण नदी कर्नाटक। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, अभी भाखड़ा बांध नहीं है। भाखड़ा नंगल डैम सतलुज पंजाब, भाखड़ा नंगल डैम सतलुज पंजाब। और भारत का सबसे लंबा बांध और विश्व का भी हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। ये थे इम्पोर्टेंट बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है पक्षी विहार या सेंचुरी के बारे में। कॉर्बेट नेशनल पार्क, पार्क भी कहते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट नेशनल पार्क। काका ये सवाल बार बार आ रहे हैं। पहला सवाल आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क का, पहले सवाल आया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके नाम पर पड़ा है, तो वो जिम कॉर्बेट था, उसके नाम पर चुका। ये मैन ईटर ऑफ कमाओ के लेखक जिम कॉर्बेट। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट के नाम पर पड़ा है। ये जो सेंचुरी है ये उत्तराखंड में है। इसमें सबसे ज्यादा बाघ हैं, बाघ शेर नहीं है, बार बार सवाल आ रहा है। दूसरा इसी से मिलता जुलता है, वो है गिर। गिर गुजरात में है, गिर गुजरात में है, उसमें सबसे ज्यादा शेर हैं। गिर गुजरात, उसमें सबसे ज्यादा शेर है। जो इम्पोर्टेंट जो बार बार आ रहे हैं गैंडे हैं। विश्व के 60% गैंडे यही हैं काजीरंगा। काजीरंगा के साथ में एक और स्थान है जिसका नाम है मानस असम। काजीरंगा असम, मानस असम। इधर मैंने पूछा है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, हजारीबाग झारखंड। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, हजारीबाग झारखंड। रणथंभौर राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान। मधुमलाई तमिलनाडु, मधुमलाई तमिलनाडु। फूलों की घाटी गढ़वाल उत्तराखंड, फूलों की घाटी गढ़वाल उत्तराखंड। और साइलेंट वैली केरल, साइलेंट वैली केरल। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। और रन ऑफ कच्छ गुजरात, रन ऑफ कच्छ गुजरात। ये इम्पोर्टेंट ये सेंचुरीज या ये पक्षी विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ मैंने डांस के बारे में, डांस के बारे में। ओडिसी, ओडिसी जो नृत्य है वह उड़ीसा का है। ओडिसी उड़ीसा का नृत्य है ओडिसी। जो इम्पोर्टेंट नृत्य आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली केरल, कथक नॉर्दर्न इंडिया, खासकर उत्तर प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश। डांडिया गुजरात, डांडिया गुजरात। गरबा
गुजरात, डांडिया गुजरात, गरबा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम। ये इम्पोर्टेंट ये जो डांस है, ये इम्पोर्टेंट बताया, ये बार बार आ रहे हैं। और त्योहार हैं, त्योहार दो तो बहुत बार आ रहे हैं, एक पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल। पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल, ये दो बहुत बार आ चुके हैं, बार आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मैंने, भारत के डिफेंस मिनिस्टर का नाम लिखो। राजनाथ सिंह। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अगला वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था, लेकिन पूछा था, लिखा हुआ था, लेकिन आपसे पूछा नहीं है। नेहरू की समाधि का नाम शांतिवन। ये 3 समाधियां बेटा बार आ रही है। नेहरू की समाधि शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट, गांधी की समाधि राजघाट। ये 3 बार आ रही है, बार। जैसे इंटरनेशनल लाइन 2 बार आ रही है, मैकमोहन भारत और चीन के बीच की लाइन, मैकमोहन भारत और चीन के बीच की लाइन, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन, बार आ रही है ऐसे जैसे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पूछा, लेकिन इसमें डाला हुआ था, क्रिश्चियन धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबल, धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबल, मुस्लिम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान, मुस्लिम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था, भारत में मुगलिया राज का संस्थापक, भारत में मुगलिया राज का संस्थापक बाबर। ये सभी संस्थापक के बारे में बताता था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम गुलाम वंश का निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक। और भारत में मुगल वंश का निर्माता बाबर। भारत का पहला मुगल शासक और आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहुत बार सवाल आ चुका। और भारत में ब्रिटिश सरकार का निर्माता लॉर्ड क्लाइव। और इसके साथ में जुड़ा हुआ तराई का दूसरा युद्ध 1192, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। तराई का दूसरा युद्ध 1192, तराई का दूसरा युद्ध 1192, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी की जीत, पृथ्वीराज चौहान की हार। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम राज का निर्माण किया, इसलिए मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का निर्माण। 1526 पानीपत का पहला युद्ध 1526, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर की जीत, इब्राहिम लोदी की हार। इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में मुगलिया राज का निर्माण किया। तीसरा है प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध 1700 के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। ये सवाल बहुत बार आ चुका है, नाम पूछेगा वो, सिराजुद्दौला वर्सेस लॉर्ड क्लाइव। दोनों के बीच में हुआ। लॉर्ड क्लाइव की जीत और सिराजुद्दौला की कार का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सुल्तान टिपू।
सुल्तान टीपू जो था, पिछली बार सवाल आया हुआ है, सुल्तान टीपू कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। कि उसकी मृत्यु कब हुई? 4 एंग्लो मराठा युद्ध हुए हैं, 4। 1700 ईस्वी में हुए, 1700। ये आपको याद कर सवाल आ चुका, 1764। बक्सर का युद्ध 1764, मीर कासिम वो अवध का राजा वर्सेस ब्रिटिशर्स की जीत और उसकी हार हुए हैं। तो पहली एंग्लो मैसूर युद्ध, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 हैदर अली की जीत। दूसरा एंग्लो मैसूर वार 1780, दूसरी एंग्लो मैसूर वार 1780, हैदर अली वर्सेस अंग्रेज, हैदर अली की हार और अंग्रेजों की जीत। उसके बाद में तीसरा मैसूर युद्ध 1790, तीसरा मैसूर युद्ध 1790, सुल्तान टिप्पू वर्सेस ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, सुल्तान टिप्पू वर्सेस ब्रिटिशर, सुल्तान टिप्पू की जीत और अंग्रेजों की हार, सुल्तान टिप्पू की जीत, अंग्रेजों की हार। चौथा, और इसमें चौथे युद्ध में, चौथे एंग्लो मैसूर वार में सुल्तान टिप्पू की मृत्यु हुई। इसमें वो मारा गया। और इसकी राजधानी श्रृंगापट्टनम थी। श्रृंगापट्टनम सब सवाल आ चुके हैं। उसके साथ में जो 3-4 और स्थान है अमेरिका में, वो आते हैं आपको। WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वर्ल्ड न्यूयॉर्क में है। ओसामा बिन लादेन ने 11 सितंबर 2001 को इसे उड़ा दिया गया। प्रतिरक्षा विभाग का ऑफिस है, विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कार्यालय। तीसरा इंपॉर्टेंट है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर बोम्बार्डमेंट की थी। तो पर्ल हार्बर जो है एक अमेरिका की बंदरगाह है। पर्ल हार्बर अमेरिका की एक बंदरगाह है। एक क्वेश्चन मैंने इधर पूछा, लिखा था लेकिन पूछा नहीं है कि कांस की मूर्ति कहाँ से पाई गई? कांस की नृत्य की मूर्ति सिंधु घाटी के समय मोहनजोदारो से प्राप्त हुई। मोहनजोदारो के ऊपर सवाल आता है, मोहनजोदारो कहाँ है? पिछली बार एक सवाल आया हुआ मोहनजोदारो का। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। पाकिस्तान में है सिंध, गाना और सिंध नदी के किनारे स्थित है। इसे मुर्दों का टिला भी कहते हैं, मृतकों का टिला भी कहते हैं। यहाँ से तीन चीजें प्राप्त हुई। विशाल स्नान गृह, दूसरा पशुपति की मोहर, विशाल स्नान गृह, पशुपति की मोहर, और तीसरा ये कांस की नृत्य की मूर्ति, कांस की नृत्य की मूर्ति। और अगला जो सवाल है वो वेरी इंपॉर्टेंट, मोहनजोदारो की खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 में की। भी पाकिस्तान के पंजाब में है।
पाकिस्तान के पंजाब में है, लाहौर के नज़दीक में है डिस्ट्रिक्ट माउंट घुमरी, और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। सवाल आ चुका, रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज दयाराम सानी ने 1921 में की। इसकी खोज दयाराम सानी ने 1921 में की। यहाँ विशाल अन्य ग्रह पाया गया, क्योंकि आ चुका है कि सिंधु घाटी के समय में कौन सी फसलें होती थी, तो गेहूं और जौ जो थे वो सबसे आदि यहाँ जो पंजाब एरिया में होते थे। कपास जो है वह महाराष्ट्र एरिया में और गुजरात एरिया में होती। लोथल कहाँ किस प्रदेश में है? थी लोथल जो है वो गुजरात में है, गुजरात में। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान संशोधन के ऊपर सवाल आता, हमेशा सवाल आता है संविधान संशोधन। तो कितने संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट कराऊंगा, जो बार बार आ रहे हैं, सभी नहीं आते। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसके पहले जिस समय हमारा संविधान बना उस समय उसमें 395 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अभी संविधान संशोधन करते करते 448 अनुच्छेद हैं, 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुच्छेद, 22 भाग 8 अनुसूचियां। अभी 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारत का जो संविधान में पहले भी पढ़ा है 1935 के एक्ट के ऊपर आधारित है। उसके अलावा काफी देशों के संविधान में से कुछ निकालकर है वे साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। साउथ अफ्रीका के संविधान से संशोधन लिए गए। पहला संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या ये 3 चीजें शामिल की गई। स्वतंत्रता और संपत्ति, ये इसमें संपत्ति का अधिकार शामिल किया गया। लेकिन जो आपको सवाल आता है, ये नहीं कभी आज तक सवाल नहीं आया ये, लेकिन आपके नॉलेज के लिए है। जो सवाल आता है कि संपत्ति का अधिकार आ चुका है 44 में संविधान संशोधन से। बेटा मैं थोड़े से आपको कराने हैं, ये अभी भागने शुरू हो गए हैं। 44 में संविधान संशोधन से 44 में संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। बहुत बार आपको सवाल आ चुका। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान संशोधन 42 में संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, लघु संविधान। 42 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं। संविधान में 3 अक्षर जोड़े गए।
अखंडता, धर्म निरपेक्ष, वे जो रूस के संविधान से हमने लिए थे 10 मौलिक कर्तव्य, वो संविधान में जोड़े गए। ये दो वेरी किसी भी न्यायालय में है 52 कॉन्स्टिट्यूशन दल पर रोक, एक दल से जो दूसरे दल, तीन ही मैंने बताया अभी तक। 61 कॉन्स्टिट्यूशन वोटिंग की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। घटाकर 18 कर दी गई। 61 में संविधान संशोधन के अंतर्गत नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 73वां संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत भारत में पंचायती राज का निर्माण हुआ है। पंचायती राज के ऊपर एक दो क्वेश्चन और आ चुके हैं, जैसे प्रधान जो है उसको कम से कम आयु। दूसरा क्वेश्चन जो पंचायती राज पर आया हुआ है कि भारत में लेकिन उसके बाद में पूरे देश में पंचायती राज नहीं हुआ। 73वें संविधान संशोधन से देश में पंचायती राज लागू करने के ऑर्डर दे दिए। आगे जाकर जब मैं अनुच्छेद पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कौन से अनुच्छेद के अंदर पंचायती राज के लिए में ये पार्लियामेंट में पास हुआ। 93 में ये हर एक स्टेट में लागू हुआ। भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज है, सिर्फ नागालैंड को छोड़कर। नागालैंड में पंचायती राज नहीं है, फिर कह रहा हूँ बाकी सभी में पंचायती राज है। ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन चौहत्तरवां संविधान संशोधन नगर से 92 और 93 जो है वो लड़कियों के टेस्ट में चंडीगढ़ में आ चुका है। 92 में है पहले भारत की भाषा 18 होती थी, अभी भारत की भाषा 22 हो गई है 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। 93 जो है वो जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्थान है, जो गवर्नमेंट जिनकी मदद करती है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें है जितने भी स्वर्ण जाति में बैकवर्ड हैं, जिनकी आय कम है, उनको 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। लेटेस्ट 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। आखिरी जो है वो है जीएसटी भारत में 122 संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू हुआ। अभी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है
जो आपको बार बार आ चुके हैं वो बताऊंगा। पहले तो जो कुछ बार बार है उसको बताऊंगा, उसके बाद में जो एक एक बार 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन से संबंध रखता का बहुत वर्षों होना चुका। 356 आर्टिकल राष्ट्रपति शासन, 352 आर्टिकल जो है या अनुच्छेद है देश में के कुछ भाग जब पूरे देश में इमरजेंसी, 350 360 वित्तीय आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल, 361 राष्ट्रपति और गवर्नर को कोर्ट जो है वो अपनी पेशी के लिए नहीं बुला सकती। राष्ट्रपति और गवर्नर सिर्फ दो को कोर्ट नहीं बुला सकती। 370 वेरी इंपॉर्टेंट, 370 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो समाप्त कर दिया गया है, जो अभी समाप्त कर दिया गया है। बच्चों को 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को आर्टिकल 40 के अंतर्गत कहा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद में गवर्नर वगैरह वगैरह उनकी क्या ताकतें होती हैं उनके बारे में विस्तार से मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी मैं उनके बारे में आपको थोड़ा आज पढ़ाता हूँ। बाकी राष्ट्रपति देश का नंबर 1 नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का नंबर 1 नागरिक होता है। हमारा राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र दे तो उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र दे तो वह उप राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति
तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 जो एंग्लो इंडियन समुदाय के हों, और राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों को समुदाय के और नीति करता है। लोकसभा के जो 2 व्यक्ति होते हैं वो करता है और उसे पद और गोपनीयता की शपथ देता है। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है और उसे पद और गोपनीयता की शपथ देता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आज अभी तक सिर्फ एन संजीवा रेड्डी एक लड़े हैं, बिना इलेक्शन के नियुक्त हुए हैं, इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने। एन संजीवा रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो अनअपोज्ड हुआ है। एन संजीवा रेड्डी, ये सवाल आ चुका है जिससे वे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। अगर देश में राष्ट्रपति ना हो या उपराष्ट्रपति ना हो, दोनों ना हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम तो होगी वो जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो काम करते हुए जिनकी डेथ हुई। और दूसरा सवाल उनके ऊपर आता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम लिखो, वो भी जाकिर हुसैन है। पहले भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वाइस प्रेसिडेंट का नाम भूल जाते हो, वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बहुत बार ये सवाल आ चुका है। उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट जब अपना रेजिग्नेशन देता तो राष्ट्रपति को देता। राष्ट्रपति अगर अपना रेजिग्नेशन दे तो उपराष्ट्रपति को देता है। वाइस वर्सा आ गया। राष्ट्रपति के ऊपर एक सवाल मैं भूल गया है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन उसका चेयरमैन नहीं करता। फिर कह रहा हूं, राष्ट्रपति दोनों सदनों के
करता है। लेकिन जो मंत्रिमंडल है वो उसका जिम्मेवार इस वाला जो का है मंत्रिमंडल, लिख लो मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पर, मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पर पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है, प्राइम मिनिस्टर के प्रति उत्तरदायी नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं, मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पर पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। पार्लियामेंट पूछेगी उसको क्या कर रहा तू, तो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का चेयरमैन होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का चेयरमैन होता है। प्रधानमंत्री नेशनल डिफेंस काउंसिल का चेयरमैन होता है, जिसको प्रधानमंत्री नेशनल डिफेंस काउंसिल का CDS, जिसे हिंदी में विकास परिषद कहते हैं, उसका चेयरमैन भी होता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ऐसे एक दो समय ऐसे आए हैं जबकि भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद दोनों बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट सवाल आता है स्पीकर के बारे में। लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लोकसभा करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सवाल आता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जो लड़कियों को बहुत बार आ चुका है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता और संबोधित करता है, लेकिन अध्यक्षता जो है वो स्पीकर करता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा का स्पीकर अपना रेजिग्नेशन पत्र लोकसभा के उप स्पीकर को देता है। लोकसभा के उप स्पीकर को देता है। लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, विधेयक को, वित्त विधेयक जो मनी बिल जो है केवल स्पीकर प्रमाणित करता है। किसी भी बिल को मनी बिल जो है वह केवल स्पीकर ही कहता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। उप स्पीकर लोकसभा, उस उप स्पीकर का चुनाव भी लोकसभा द्वारा होता है। लोकसभा द्वारा होता है। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी लोकसभा के द्वारा होता है। लोकसभा का डिप्टी स्पीकर अगर अपना में वह लोकसभा का स्पीकर का काम करता है। हमीरपुर के टेस्ट में सवाल आया हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा के द्वारा होता है। राज्यसभा में जितने MP बैठे हुए हैं उनकी वोटिंग पर 326 ईस्वी पूर्वक आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्वक आक्रमण किया। अशोक का कलिंगा युद्ध,
कलिंगा युद्ध 261 ईस्वी पूर्व। कलिंगा युद्ध 261 ईस्वी पूर्व। महाराजा अशोक और कलिंगा के महाराज अशोक की जीत और कलिंगा के महाराज की हार। इस युद्ध के बाद राजा अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया। नहीं है, सिंध पर आक्रमण किया। ये सवाल अगला वाला ये सवाल तो बहुत बार आता है ना, क्या पहला मुस्लिम अरब भारत पर आक्रमण करने वाला? बहुत बार सवाल आ चुका, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन एक आधी बार ये सवाल कि उसने कौन सा युद्ध 1192 मैंने अभी बताया आपको, तराई का दूसरा युद्ध, तराई का दूसरा